अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज के लेक्चर में हम अपना टॉपिक स्टडी करते हैं फ्यूगासिटी एंड एक्टिविटी को। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और आज के ही लेक्चर में बच्चों हम डिटर्मिनेशन करेंगे फ्यूगासिटी ऑफ ए गैस के लिए। और इसके हवाले से हम डिफरेंट तरह की टर्म्स हैं उनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसा कि फ्यूगासिटी कोएफिशिएंट है, इसकी सिंबल हम देखेंगे, एक्टिविटी की सिंबल देखेंगे एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपके लिए मैं कुछ बेसिक आइडिया पहले आपको समझाना चाहूंगी। बेसिक आइडिया में ये है कि अगर आप किसी भी गैस के अंदर आइडियल सिस्टम की बात करें या अगर कोई भी गैस आइडियली बिहेव कर रही हो, तो आप जानते हैं कि गैसेस के लिए हम कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एक्सप्लेन करते हैं। जबकि ये चीज़ आप किसी भी लिक्विड सैंपल के लिए ले लें या सोल्यूशन स्टेट में ले लें, तो उसकी कंसंट्रेशन को हम इन टर्म्स ऑफ सी या कंसंट्रेशन की टर्म में मेजर करते हैं। और ये दोनों चीज़ें हमारे पास तब एप्लीकेबल होती हैं जब आपका सिस्टम आइडियल हो। लेकिन जब आपका सिस्टम, आप जानते हैं कि नेचर में कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड आपका आइडियली बिहेव नहीं करता, बल्कि वो सिस्टम आपका रियल सिस्टम या नॉन आइडियल सिस्टम कहलाता है। और रियल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। जबकि वो लोग जिनका ये कहना है कि अगर कोई आइडियल सिस्टम होगा तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में किसी भी तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेंगी, सो वो सिस्टम आपका आइडियली बिहेव करेगा। बट फॉर रियल सिस्टम या जिसको आप नॉन आइडियल सिस्टम कहते हैं, उसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मौजूद होना जरूरी नहीं है। और उस टाइम पे जो आपकी आइडियल इक्वेशन है, जिसको आप पीवी इज इक्वल टू एन आर टी पढ़ते हैं, वो फेल हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने इन टर्म्स को, फॉर रियल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए इन दो टर्म्स को जो है वो एक्सप्लेन किया, जिसमें उनका ये कहना था कि फ्यूगासिटी जो है वो आपकी रियल गैसेस के लिए होगी और एक्टिविटी जो है वो आपकी सॉल्यूशंस के लिए होगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप फ्यूगेसिटी की बात करें तो आप ये कहेंगे कि ये बेसिकली किसी भी रियल गैस के लिए इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू होगी। और ये हमें ये बताएगी कि कोई भी आपकी जो नॉन आइडियल गैस है वो आइडियली कितना बिहेव करती है। या दूसरे लफ्जों में ये आपकी जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, उसमें आप प्रेशर को रिप्लेस कर देते हैं फ्यूगासिटी के साथ। यानी अगर आपकी ये कह लें कि फर्ज किया कि आपका प्रेशर बहुत ही कम है, इतना कम है कि आपकी प्रेशर की वैल्यू नियरली इक्वल टू फ्यूगासिटी हो जाती है, तो उसके बाद आपकी जो रियल गैसेस होती हैं वो भी आपकी बिहेव करना शुरू कर देती हैं आइडियली एट अ लो प्रेशर। अब ये पॉइंट्स तो आपको मैंने की आइडियाज दिए, अब हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि फ्यूगासिटी होती क्या है। कि फ्यूगासिटी इट मे बी डिफाइंड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रेशर। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सिस्टम मौजूद है, तो उसमें जो प्रेशर का नेमुल बदल है फॉर नॉन आइडियल गैसेस के लिए, उसके लिए आप जो टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज फ्यूगासिटी। ठीक है। और ये आपके पास रियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगी। जबकि अभी आपको मैंने बताया कि एक्टिविटी को हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास नेमुल बदल या उसका सब्स्टिट्यूट है फॉर कंसंट्रेशन के लिए, ताकि इसके जरिए आप सॉल्यूशंस के अंदर उनकी नॉन आइडियलिटी के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकें। तो अभी जैसे हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि आइडियल गैसेस में चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो सॉल्यूशन आपके आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं और उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो एक जैसी होती है। और उस टाइम पे आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स की नॉर्मल इक्वेशन है, या अगर आप पीवी की बात करें जिसमें हम ये कहते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, वो आपकी आइडियल इक्वेशन आइडियल गैसेस के लिए होती है, तो वो आपकी सिंपली एप्लीकेबल होती है। लेकिन जब आप बात करते हैं रियल गैसेस की, जिसको हम नॉन आइडियल गैस भी कहते हैं, तो आप जानते हैं कि उनके अंदर क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाएंगी, तो वो आइडियली बिहेव नहीं करेंगी। और खासकर तब जब आपका प्रेशर हाई हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी गैस आइडियल तब होती है जब आपके पास उसका प्रेशर लो हो। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास गैस नॉन आइडियल है और आपने उसका प्रेशर हाई कर दिया हो, तो क्या उस टाइम पे आपने उसके बिहेवियर को अगर स्टडी करना हो, तो उस वक्त आपको प्रेशर नहीं बल्कि फ्यूगासिटी की टर्म में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट थे जिनका नेम था जी एन ल्यूविस। इन्होंने 1901 में फर्स्ट टाइम फ्यूगासिटी की टर्म को एक्सप्लेन किया। और इनका ये कहना था कि ये रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिव प्रेशर ऑफ अ रियल या नॉन आइडियल गैस को। और इसके साथ साथ ये डिस्क्राइब करता है इसके एक्चुअल बिहेवियर को इन केमिकल इक्विलिब्रियम में, और ये मेनली यूज किया जाता है फॉर द गैस मिक्सचर के लिए। लेकिन फर्स्ट टाइम इसको इन्होंने सबसे पहले प्योर गैसेस के लिए स्टडी किया था।
अब जो चीजें यहाँ पर मैंने बॉक्स में लिखी हैं ये सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए थी, इनको आपने तैयार नहीं करना है, ठीक है। जो इसके नीचे हैं वो आप प्रॉपर तैयार करेंगी। अब इसके बाद आप देखें तो हम कहते हैं कि जो रियल गैसेस होती हैं ये डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन प्रॉपरली। सो हमने अभी कहा कि हम वहां पे प्रेशर को रिप्लेस कर देते हैं फ्यूगासिटी के साथ, जिसके बारे में आप कहते हैं कि ये आपका एक इमेजिनरी प्रेशर हो सकता है जो कि आपके रियल प्रेशर को रिप्लेस कर रहा है। साथ ही इसके जरिए आपके पास जो गैस इक्वेशन है रियल गैसेस की उसको आप सिंप्लीफाई कर सकें, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास, अभी आपने कहा ना कि प्रेशर जितना कम होता चला जाए आपकी गैस जो है वो आइडियल बिहेव करना शुरू कर देती है। तो अगर आप इसके ऊपर लिमिट वाला फार्मूला अप्लाई करें और आप कहें कि जितना प्रेशर अप्रोचेस टू जीरो, यानी जीरो नहीं है लेकिन जीरो के करीब होने लगा है, तो उस टाइम पे आपकी एफ बाई पी की वैल्यू, यानी अगर आप इन दोनों चीजों का रेशियो ले लें तो इसका आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो फ्यूगैसिटी है वो आपकी रियल गैसेस के अंदर प्रेशर को मेजर करती है। तो अगर आपके पास कोई भी मिक्सचर हो रियल गैसेस का तो उसके अंदर जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद होंगे तो वहां पे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल। और इस बात को समझने के लिए ये बच्चों ये रिलेशन भी आपने गिब्स फ्री एनर्जी में पढ़ रखा है कि गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल होती है जी इज इक्वल टू जी नॉट, जो कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, प्लस आर टी लॉग नेचुरल पी के। तो अगर आप ये कहते हैं कि अगर आपके पास जो केमिकल पोटेंशियल है जिसको आपने म्यू से जाहिर किया, म्यू जो है वो आपके पास बेसिकली फार्मूला है कि ये इक्वल होता है गिब्स फ्री एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स के। और अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल 1 मोल हो तो उस टाइम पे आपके पास ये जो केमिकल पोटेंशियल है ये एग्जैक्टली इक्वल होता है गिब्स फ्री एनर्जी के। तो आपकी इस इक्वेशन को आप रिप्लेस कर सकते हैं केमिकल पोटेंशियल की टर्म में, और आपकी ये जो इक्वेशन है इसमें जो जी है वो आपका किससे रिप्लेस हो जाएगा, म्यू की टर्म के साथ। इसी तरह जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा जी नॉट वो आपका रिप्लेस होगा म्यू आई नॉट के साथ। और उसके बाद प्रेशर को आपने इसका किसके साथ रिप्लेस कर देना है, एफ आई के साथ, जो कि आई जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट यानी जो उसका जूस है उस पूरे मिक्सचर का उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से जो आपकी नॉन आइडियल सोल्यूशन है उसमें केमिकल पोटेंशियल जो है वो किसी भी कंपोनेंट का आप इस इक्वेशन से, ये तो आपने फ्यूगासिटी के लिए टर्म डिराइव की, और अगर आपको किसी भी सोल्यूशन की एक्टिविटी को फाइंड आउट करना हो तो उस टाइम पे आपने एफ को किससे रिप्लेस कर देना है, एक्टिविटी के साथ। और वहां पे एफ की टर्म के बजाय आप वहां पे ए की टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगी। इसके बाद बच्चों यहाँ तक आपने पहले इसका बिहेवियर देखा था। अब आप थोड़ा सा एक्टिविटी के कंसेप्ट को देख लें कि एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी बच्चों आपके पास सोल्यूशन के अंदर होती है, ठीक है। गैसेस की बात करेंगे तो उस टाइम पे प्रेशर होगा, सोल्यूशन की बात करेंगी तो वहां पे आपके पास इफेक्टिव कंसंट्रेशन होगी। और ये तब इस्तेमाल की जाती है जब आपके पास सोल्यूशन नॉन आइडियल हो, तो वहां पे आपने कंसंट्रेशन की टर्म को सिंपली किससे रिप्लेस कर देना है, एक्टिविटी की टर्म के साथ। अब एक्टिविटी के बाद आपके पास जो नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज द एक्टिविटी कोएफिशिएंट, और बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद सिंबल ऑफ गामा के साथ। तो ये शो करता है कि कोई भी सिस्टम आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट कर रहा है, जितना वो डेविएट करेगा वो आपका मेजर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट में। अब इसके बाद आपने अभी ये थोड़ी देर पहले फार्मूला पढ़ा था कि फ्यूगासिटी किसके इक्वल होती है। फ्यूगासिटी बच्चों आपके पास इक्वल थी, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने इसका एक फार्मूला जो है वो, ये फार्मूला बच्चों आपने तैयार करना है कि फ्यूगासिटी जो है वो बेसिकली इक्वल होती है एक्टिविटी कोएफिशिएंट, जिसको अभी आपने गामा का नाम दिया, इसको अगर आप ट्रू प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों टर्म जब मल्टीप्लाई होती हैं तो इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है फ्यूगासिटी के, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप ये कहेंगे कि आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है। मैटर में एक चीज आपकी गैस है और एक चीज आपकी सोल्यूशन है। तो जब आप गैस की बात करेंगे सिस्टम आइडियल होगा तो प्रेशर होता है, रियल सिस्टम होगा तो फ्यूगासिटी होती है, सोल्यूशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन होगी, रियल सिस्टम की बात करेंगे तो एक्टिविटी होगी। आइडियल सिस्टम में आप जानते हैं कि किसी भी किस्म की करेक्शन की जरूरत नहीं होती। रियल सिस्टम जो कि आपका नॉन आइडियल सिस्टम होता है तो वो कितना डेविएट कर रहा होता है, तो भी आपने कहा कि उसकी डेविएशन को हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट, जो कि आपके पास गामा है। अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि जो एक्टिविटी है AI, it is the activity of the component I in the solution. To explain the behavior of real gases, the pressure has to be corrected by multiplying with a suitable factor to get the fugacity. तो ये भी आपने फार्मूला पढ़ा, ये आपने फार्मूला याद करना है कि फ्यूगासिटी किसके इक्वल होती है, इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई प्रेशर।
सो यहाँ पे आपके पास गामा क्या कहलाएगा, एक्टिविटी कोएफिशिएंट कहलाएगा। और अगर आपने यहाँ से एक्टिविटी कोएफिशिएंट को डिफाइन करना हो तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है प्रेशर इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे ये डिवाइड करेगा। और यहाँ से बच्चों आपने इसकी डेफिनेशन बनानी है कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये बेसिकली रेशियो होती है किन दो चीज़ों की। एक तो गैस जिसके आपने क्या लेना है, फ्यूगासिटी लेना है, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस इन द सेम स्टेट। तो अगर आप फर्ज करते हैं कि आपके पास गैस आइडियल होगी तो उसके लिए इन दोनों का आंसर सॉल्व होने के बाद, यानी अगर फ्यूगासिटी डेफिनेटली इक्वल हो जाए किसी तरीके से प्रेशर के, तो आप कह सकते हैं कि आपकी गैस आइडियल है। लेकिन जो रियल गैस या नॉन आइडियल गैस होती है उसके लिए वैल्यू बच्चों हमेशा लेस देन वन आती है। और ये ग्रेटर दी डिपार्चर इन वैल्यू फ्रॉम यूनिटी, जितनी ये वन की वैल्यू से दूर होती चली जाएगी उतनी आपकी गैस जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर को शो करेगी। तो अगर आपके पास सोल्यूशन, ये तो बच्चों हमने बात की एक्टिविटी कोएफिशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप एक्टिविटी की बात करें तो भी आपने कहा कि जैसा कि आपके पास ये फार्मूला था, यानी यहाँ पे फ्यूगेसिटी था, यहाँ पे आपने एक्टिविटी लगा लिया, यहाँ प्रेशर था तो यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन लगा लिया, क्योंकि अब आपके पास सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सेम इसी तरह एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगेन ये भी आपके पास रेशियो बन जाएगी और आप कहेंगे इस टाइम पे एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन ये किसके इक्वल होगी, इस रेशियो के, जो कि आपके पास क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दैट कंपोनेंट टू इट्स कंसंट्रेशन इन द सेम सॉल्यूशन में। सो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट हो, यानी अगर आप इस इक्वेशन को किसी तरह से ऐसे बताना चाहें कि अगर आपकी ये इक्वेशन आइडियल बिहेव तब करेगी, या कोई भी सॉल्यूशन आपका आइडियल बिहेवियर तब शो करेगा जब आपके पास एक्टिविटी की वैल्यू एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाए, कंसंट्रेशन के। तो जितना आंसर वन के करीब आएगा उतनी ही आपकी गैस सॉरी उतना ही आपका सॉल्यूशन आइडियल होगा। और जितनी ये वैल्यू वन से अवे होती चली जाएगी उतना ही सॉल्यूशन आपका नॉन आइडियल होगा। सो आप ये कह सकते हैं the more gamma deviate from one, the less ideal the solution become। सो आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपने ये नोट किया कि जो रियल सिस्टम्स होते हैं वो आइडियल नहीं होते, तो प्रेशर उनका एक्यूरेट नहीं होता, इसी तरह कंसंट्रेशन भी उनकी एक्यूरेट नहीं होती। और हमने उनको करेक्शन के लिए कौन सा वहां पे टर्म इंट्रोड्यूस की, दैट इज द फैक्टर ऑफ गामा। इसके बाद आपने ये भी नोट किया कि अगर गैसेस थी तो अगर वैल्यू वन के इक्वल आ जाए तो आपके पास गैस आइडियल होगी, और अगर ये लेस देन वन आए या जितनी से अवे होती चली जाएगी तो आपके पास जो गैस होगी वो नॉन आइडियल होगी। तो फ्यूगेसिटी के लिए आप क्या करते हैं, आपने उसकी करेक्शन की थी। तो करेक्शन के लिए आपने यहाँ पे एक्टिविटी कोएफिशिएंट की टर्म को इंट्रोड्यूस किया। जबकि सोल्यूशन की अगर आप बात करें तो सोल्यूशन में भी सेम यही केस होगा, अगर वैल्यू एग्जैक्ट वन होगी तो एक्टिविटी कंसंट्रेशन के इक्वल होगी और सोल्यूशन आपका बिहेव करेगा लाइक एन आइडियल सोल्यूशन। लेकिन जितनी ये वैल्यू से अवे होती चली जाएगी तो सोल्यूशन आपका नॉन आइडियल होगा। सो ये तो आपके पास एक सिंपल टर्म्स थी जिसको आपने देखा, और इनकी डेफिनेशन को बच्चों आपने प्रॉपरली तैयार करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूगासिटी ऑफ अ गैस को। सो आप ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक आइडियल गैस है तो आपने ये कहना है कि फ्यूगासिटी इज इक्वल होती है टू द प्रेशर एट ऑल प्रेशर्स पर। सो आपने ये देखा कि अगर तो गैस आपकी नॉन आइडियल है, ठीक है, तो वहां पे जब बहुत ही कम प्रेशर होता है तो गैसेस नॉर्मली उस टाइम पर बिहेव कर रही होती हैं आइडियली। उस टाइम पे जो आपका फैक्टर है फ्यूगासिटी का किसी भी खास प्रेशर पर जितना वो डेविएट करेगा आइडियल प्रेशर से, उसको हम आज फाइंड आउट करेंगे। और उसको फाइंड आउट करने के लिए बच्चों आपने इस डेरिवेशन को देखना है। ये इक्वेशन बच्चों आपने पीछे जब आपको मैंने गिब्स फ्री एनर्जी के टॉपिक्स पढ़ाए थे तो उस टाइम पे आपने मैनी टाइम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन जो है वो ड्राइव की थी। तो आज के लेक्चर में भी आपने जो डिटरमिन करना है फ्यूगासिटी ऑफ ए गैस को, उसके लिए भी आपने इस इक्वेशन की हेल्प लेनी है। और आप ये कहते हैं कि जो आपका पूरा प्रोसेस है वो हम कर रहे होते हैं बच्चों परफॉर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता तो टेम्परेचर की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाती है। सो जब टेम्परेचर की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी तो ये इक्वेशन आपकी ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने पढ़ा कि जो आपके पास आइडियल गैस होती है उसके लिए आप इक्वेशन अप्लाई करते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और अगर आपने यहाँ से वॉल्यूम को निकालना हो तो प्रेशर दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा। और अगर आपके पास गैस का एक मोल प्रेजेंट है तो वॉल्यूम की वैल्यू इक्वल होती है आर टी बाई पी के। सो आप यहाँ से क्या करते हैं, आप यहाँ से जो वॉल्यूम की वैल्यू निकलेगी उस वॉल्यूम की वैल्यू को आपने इस v की जगह पर पुट करना है।
एज रिजल्ट आपकी इक्वेशन बिकम हो जाएगी डी जी विल बी इक्वल टू आर टी बाई पी शॉर्ट डी पी के। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा इस इक्वेशन को अरेंज किया कि आपने आर टी को थोड़ा साइड पे कर लिया और डी पी बाई पी को सेपरेट कर लिया। अब ये बच्चों आपने कल जो आपको मैंने लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको डेरिवेशन का फार्मूला समझाया था कि जब भी आप किसी भी चीज़ का सिर्फ डेरिवेटिव लें, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डेरिवेटिव किसका लेने हैं, डी पी बाई पी का, तो डेरिवेटिव के बाद इसका आंसर डी लॉग नेचुरल पी के इक्वल आता है। इस फार्मूला को आपने तैयार करना है। इसके बाद जब आपकी इक्वेशन इस तरह से डेरिवेटिव के बाद क्या बन जाएगी, आर टी डी लॉग नेचुरल पी के। और चूंकि आपके पास गैस जो है वो बच्चों अब आइडियल नहीं है, बल्कि गैस आपकी रियल गैस है या नॉन आइडियल गैस है, तो उस टाइम पे आपकी जो टर्म प्रेशर है उसको बच्चों हम किस टर्म से रिप्लेस कर देंगे, इट इज रिप्लेस्ड बाय द टर्म ऑफ यूगासिटी, दैट इज द एफ। और इसको जब आप लिखेंगे तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 आपको ऐसे हासिल हो जाएगी। अब आप ये नोट करें कि ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी ये भी आपकी डी जी के इक्वल थी, और ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 आई है ये भी आपकी डी जी के इक्वल है। क्योंकि ये दोनों इक्वेशन इक्वल है तो इन दोनों के जो आंसर होंगे वो एक दूसरे के आमने सामने हम लिख सकते हैं। यानी आपके लिए मैंने दोबारा इस इक्वेशन 1 को लिखा और ये आपके पास इक्वेशन 2 थी। तो चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है इक्वल की ये दोनों साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, और ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी वी डी पी विल बी इक्वल टू आर टी डी लॉग नेचुरल एफ के। अब आप यहाँ पे जानते हैं कि जो आपके पास V है वो आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम है जो कि किसी भी रियल गैस का 1 मोल है। अगर आपके पास आइडियल गैस होती तो वॉल्यूम जो है वो इसका जो आपने इक्वेशन अभी पीछे से अप्लाई की पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये चूंकि आप पढ़ चुके हैं कि ये आइडियल गैस के लिए होती है, तो उसके लिए जो वॉल्यूम होता है वो आर टी बाई वी के इक्वल आता है। लेकिन अगर आप रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस के लिए इस वॉल्यूम को हमने किससे रिप्रेजेंट करना होता है, अल्फा के साइन से। सो आपकी जो ये इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू आर टी, ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए है। लेकिन आप नोट कर रहे हैं कि आपके पास 1 मोल ऑफ अ रियल गैस है, तो आपने इस इक्वेशन को थोड़ा करेक्ट करना है, और करेक्ट करने के लिए आपने पी को सेपरेट कर लेना है, आइडियल गैस के वॉल्यूम को लिखना है, और साथ आपने नॉन आइडियल गैस के लिए जो वॉल्यूम है जिसको भी आपने कहा कि आप उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको आप सम अप करेंगी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू योर आर टी के। अब आपने क्या करना है कि ये जो P है वो इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा पी बी प्लस पी अल्फा विल बी इक्वल टू आर टी के। सो नेक्स्ट इक्वेशन में आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने पी बी को इक्वल की दूसरी साइड पर भेज देना है, और ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी आर टी माइनस पी वी जो कि इक्वल होगी पी अल्फा के। और अगर आपको यहाँ से अल्फा का रिलेशन निकालना हो तो अल्फा जो है वो कैसे निकलेगा कि ये P जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पर चला जाएगा, और जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये पी आर टी के साथ भी डिवाइड हो रहा है, और यही पी आपका पी वी के साथ भी डिवाइड हो रहा है। तो जब आपके पास इस तरह की टर्म आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने इसको देखना है कि ये जो P है वो आपकी इस इक्वेशन के अंदर डिवाइड हो रहा है बच्चों किसके साथ, ये P आपका इस P के साथ डिवाइड होगा, तो ये दोनों टर्म्स आपके एक दूसरे के साथ कट जाएंगी, और कटने के बाद आपके पास ये आंसर किस में आ जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा अल्फा विल बी इक्वल टू आर टी बाई पी माइनस वी के। ठीक है। अब यहां से बच्चों अगर आपने वॉल्यूम को निकालना हो तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर आपका माइनस में है, तो आप क्या करेंगी, आपने यहाँ पर वॉल्यूम को दूसरी साइड पर भेज देना है, तो ये माइनस से उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये जो अल्फा प्लस का था जब इक्वल की इस साइड पर आएगा तो ये आपके पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको यहाँ से इस इक्वेशन से आपको वॉल्यूम की वैल्यू मिल गई है, और ये जो आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आई है इस वॉल्यूम की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन नंबर 3 जो भी हमने पीछे से इक्वेशन ड्राइव की ना जिसमें हमने कहा कि दोनों डी जी की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो ये आपके पास एक मेन इक्वेशन आ गई थी। इस मेन इक्वेशन में हमने नॉन आइडियल गैस के वॉल्यूम को भी रखना था, और इसकी मदद से हमारे पास जो वॉल्यूम का डाटा हमें हासिल हुआ वो आपने क्या करना है, वो आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। यानी ये वॉल्यूम की वैल्यू क्या आई, ये आपने सिंपल लिखा आर टी ओवर पी माइनस अल्फा के, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डीपी के साथ, और ये इक्वेशन के इस तरफ आपने जो इसकी डाटा लिखा गया था वो आपने एज इट इज इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है बच्चों, ये जो डीपी की टर्म है ये इस इक्वेशन में अंदर वाले हिस्से से भी मल्टीप्लाई करेगी और इस अल्फा के साइन से भी मल्टीप्लाई होगी, तो आपकी इक्वेशन अब कुछ इस तरह से हासिल हो जाएगी।
अगले स्टेप में आपने इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को बच्चों डिवाइड कर देना है आर टी के साथ। आप देखते हैं कि जब आपने इस इक्वेशन की इस साइड के साथ भी आर टी लिखा, इस इक्वेशन के साथ भी आर टी लिखा और इस इक्वेशन के साथ भी आर टी लिखा, तो इक्वेशन में जहां जहां न्यूमिनेटर के अंदर आर टी मौजूद है वो डिनोमिनेटर के अंदर आर टी होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगी और इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी डी पी बाई पी माइनस एल्फा डी पी बाई आर टी इक्वल टू डी लॉग नेचुरल एफ के। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, यानी डी लॉग नेचुरल एफ को पहले लिख दिया और इस इक्वेशन को मैंने बाद में लिख दिया। और अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि आपके पास डी पी बाई पी का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, डी लॉग नेचुरल पी के इक्वल होता है। तो इस पूरे को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, डी लॉग नेचुरल पी से माइनस एल्फा डी पी डिवाइडेड बाई आर टी के। अब चूंकि ये इस तरफ प्लस का है, जब ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट आपने ये भी पढ़ रखा है कि ये लॉग का रूल है कि अगर कोई चीज़ माइनस में हो तो उसके बाद आप उसमें बटा लगा सकते हैं। लॉग नेचुरल को हम एक दफ़ा लिखते हैं और पी की वैल्यू नीचे डिवीजन में चली जाएगी और आपकी ये मेन इक्वेशन आपको हासिल हो जाएगी। अब वो कहते हैं कि आप इस इक्वेशन की एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं बिटवीन लिमिट्स में। और लिमिट्स आप ऐसे रख सकते हैं कि एक दफ़ा आप प्रेशर को तकरीबन जीरो के करीब कर लें और एक दफ़ा आप प्रेशर की कोई खास वैल्यू लिख लें। तो आपका ये जो रिलेशन है आफ्टर इंटीग्रेशन, आप अगर देखें तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो इंटीग्रेशन के बाद कुछ इस शक्ल में आपको हासिल होगी। कांस्टेंट फैक्टर को आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन से पहले आप बाहर लिखते हैं, यानी -1 बाय आर टी की शक्ल में आप लिखेंगी और उसके बाद जीरो जो उसकी लोअर लिमिट है और पी जो हायर लिमिट है उसको आपने ऊपर लिखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस इक्वेशन को दो दफा लिखते हैं, एक दफा अपर लिमिट्स के अकॉर्डिंग और एक दफा लोअर लिमिट्स के अकॉर्डिंग। तो जब आप जीरो की बात करें या तो आप ये कह सकते हैं कि लॉग नेचुरल एफ बाई पी की वैल्यू जीरो होगी एट जीरो प्रेशर पे, तो फिर हमें लोअर लिमिट्स की वैल्यू को हम नहीं लिख रहे, हम सिंपल इसको इसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। तो जब आप इसको लिखेंगी तो ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी लॉग नेचुरल एफ बाई पी में और ये इक्वल होगी इसी तरह -1 बाय आर टी और इसी तरह इसकी लिमिट्स पी और जीरो की एज इट इज रहेगी और ये अल्फा डी पी में कन्वर्ट होगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास डेरिवेटिव डी है वो इसके इसके साथ कैंसिल आउट भी हो सकता है, आप इसको सिंपली इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर आप इसी रिलेशन को अगेन लॉग नेचुरल की शक्ल में लिखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये लॉग नेचुरल एफ माइनस लॉग नेचुरल पी था। तो अगर आपने यहाँ से लॉग नेचुरल एफ मालूम करना हो, अब यहाँ देखें कि यहाँ से आपके पास इस इक्वेशन में फ्यूगासिटी की जो टर्म है वो आपको हासिल हो रही है और ये किसके इक्वल आ रही है, इट विल बी इक्वल टू योर लॉग नेचुरल पी -1 बाय आर टी, इंटीग्रेशन का साइन है और साथ अल्फा टी पी है। अब वो कहते हैं कि जो आपके पास इस इक्वेशन में अल्फा बाय आर टी का जो फैक्टर होता है, इसको बच्चों हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं जिसको आप अल्फा बाय आर टी को वाई एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं और एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप प्रेशर लेते हैं। इसको लेने से हमें क्या मिलता है, इसके वजह से जितना भी एरिया इस ग्राफ में अंडर द कर्व आता है, ये पूरा एरिया जो अंडर द कर्व होगा ये आपके पास वैल्यू दे देगा इस पूरे इंटीग्रल की जो इस इक्वेशन में हासिल है। और जैसे ही आप इस डाटा को इसमें पुट करेंगी और इसको सॉल्व करेंगी तो आपके पास उस इक्वेशन में गैस के लिए फिर गसे की टी की जो टर्म है उसको आप हासिल कर लेंगी। तो बच्चों आज का लेक्चर आपका यहीं तक था। इस हवाले से आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकती हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।